ये वीडियो मेरे सब्सक्राइबर के कमेंट करने पर बनाया गया है जिनका नाम स्क्रीन पर है। किसी कंपनी की आमदनी अगर एक ही साल में 38.1% की छलांग लगाकर लगभग 185 करोड़ के पार हो जाए तो जश्न का माहौल होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, नंबर देखकर तो यही लगता है कि सब कुछ एकदम बेहतरीन चल रहा है, रेवेन्यू जंप कर गया है। राइट। लेकिन जब हम तस्वीर का दूसरा पहलू देखते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा झटका लगता है। क्योंकि मुनाफे की कहानी कुछ हो रही है। एग्जैक्टली। आमदनी में इतनी बड़ी उछाल आई, फिर भी कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है यानी पैट, वो लगभग 69% धड़ाम से गिरकर सिर्फ 3.78 करोड़ रह गया है। ये सच में बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब आमदनी बढ़ रही है और मुनाफा गायब हो रहा है। और आज की इस विस्तृत चर्चा का हमारा मुख्य मिशन इसी पहेली को सुलझाना है। हम BEW इंजीनियरिंग के फाइनेंशियल ईयर 26 के नतीजों की गहराई में जाएंगे। बिल्कुल। और इसके लिए हमने उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट को खंगाला है। और साथ ही इंडस्ट्री के जो पीयर्स हैं, उनके डेटा को भी एनालाइज किया है। तो हम शुरुआत करेंगे मार्जिन के संकट से। फिर हम कंपनी के कैश फ्लो और गवर्नेंस के जो थोड़े बहुत सवाल उठ रहे हैं, उन पर बात करेंगे। और अंत में देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए इनकी रिकवरी स्ट्रैटेजी क्या है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। हाँ, और देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक कच्चे माल की कीमत पूरी की पूरी बैलेंस शीट को हिलाकर रख सकती है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें कच्चे माल का जो इम्पैक्ट पड़ा है उसे डिकोड करना होगा। राइट। अगर हम मुनाफे के मार्जिन पर नजर डालें तो स्थिति काफी सीरियस दिखती है। डेटा क्या कहता है इस बारे में? देखिए, BEW इंजीनियरिंग का जो EBITDA है वो 52.9% गिरकर सिर्फ 9.61 करोड़ रह गया है। बाप रे, आधे से भी कम। हाँ, और जो EBITDA मार्जिन पहले 15.18% के एक बहुत ही हेल्दी लेवल पर हुआ करता था। तो आमदनी बढ़ने का सारा उत्साह तो इस एक नंबर को देखते ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और अर्निंग कॉल में मैनेजमेंट ने साफ बताया है कि इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा विलन स्टेनलेस स्टील और हिस्टलॉय जैसी विशेष धातुओं की कीमतें हैं। हिस्टलॉय? ये अचानक से इतना महंगा कैसे हो गया और ये इतना जरूरी क्यों है? तो देखिए, हिस्टलॉय लोहे या एल्यूमिनियम जैसी कोई आम धातु नहीं है। अच्छा। ये एक बेहद एडवांस्ड, करोजन रेजिस्टेंट सुपर एलॉय है। फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्री के जो फिल्ट्रेशन और ड्राइंग उपकरण होते ना, उनमें इसका इस्तेमाल अनिवार्य होता है, क्योंकि वहां किसी भी तरह की इम्प्योरिटी की कोई गुंजाइश नहीं होती। राइट। दवाइयों का मामला है तो क्वालिटी से समझौता नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है और ग्लोबल मार्केट में इसकी सप्लाई भी काफी ऊपर नीचे होती रहती है। नवंबर महीने में अचानक से इसके दाम बहुत तेजी से बढ़ गए थे। मैं समझ रही हूँ। यहीं पर वो सबसे बड़ी समस्या आती है। इसको मैं एक आम उदाहरण से समझाती हूँ। हाँ, बताइए। ये तो वैसा ही हुआ ना जैसे किसी केटरिंग वाले ने 6 महीने पहले किसी बड़ी शादी का ठेका लिया हो। और मेन्यू का दाम फिक्स कर दिया हो। बिल्कुल, मेन्यू का दाम प्रति प्लेट तय कर दिया। लेकिन जब शादी का दिन नजदीक आया और बाजार से सामान खरीदने की बारी आई, तो अचानक से टमाटर, पनीर और मसालों के दाम आसमान छूने लगे। सही उदाहरण है। अब उस केटरिंग वाले के पास विकल्प क्या है? या तो वो अपनी जेब से नुकसान सहे, या फिर शादी वाले घर से जाकर बोले कि भाई मुझे और पैसे दो। और बिजनेस में कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है। बी इंजीनियरिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनका एग्जीक्यूशन साइकिल 5 से 6 महीने का होता है। राइट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन हो गया। हाँ, उन्होंने पुराने तय किए गए दामों पर ऑर्डर ले लिए, लेकिन जब इन विशेष धातुओं को खरीदने का टाइम आया तो कीमतें ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी थी। पर ऐसे में तो कंपनी को अपने क्लाइंट से बात करनी चाहिए ना, दाम बढ़ाने के लिए। अर्निंग कॉल में मैनेजमेंट ने यही तर्क दिया है जो काफी ध्यान देने लायक है। उनका कहना है कि उन्होंने सिप्ला और डॉर एडीज जैसे अपने बड़े ग्राहकों के साथ एक लॉन्ग टर्म रिश्तों को बचाने के लिए जानबूझकर मार्जिन की बलि चढ़ा दी। मतलब उन्होंने खुद नुकसान उठा लिया। हाँ, क्योंकि B2B फार्मा और केमिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री में ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज होती है। अगर कच्चे माल की महंगाई का हवाला देकर बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट के दाम बढ़ा दिए जाए ना, तो क्लाइंट नाराज हो सकता है। बिल्कुल मुमकिन है कि भविष्य के बड़े टेंडर हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएं। देखिए, एक संशयवादी फाइनेंशियल एनालिस्ट की नजर से अगर मैं देखूं, तो मुझे एक डाउट हो रहा है यहाँ पे। कैसा डाउट? क्या ये सच में ग्राहक की वफादारी है, या फिर मैनेजमेंट अपनी खराब प्राइसिंग पावर को छिपाने के लिए महज एक बहाना बना रहा है? ये एक बहुत ही पैना और जायज सवाल है। मतलब अगर कोई कंपनी इतने विशेष उपकरण बनाती है जिसका कोई आसान विकल्प मार्केट में नहीं है, राइट, तो उसके पास तो ये ताकत होनी चाहिए ना कि वो कच्चे माल की महंगाई का बोझ ग्राहकों पर डाल सके,
इसे तो प्राइसिंग पावर कहते हैं। एग्जैक्टली। अगर हैस्टेलॉयड जैसे महंगे और विशेष मेटल्स के इस्तेमाल में आगे भी ऐसी अस्थिरता बनी रही तो भविष्य के कॉन्ट्रैक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा खतरे में रहेगी। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? लंबे एग्जीक्यूशन साइकिल वाले बिजनेस मॉडल में ये सबसे बड़ा ऑपरेशनल रिस्क होता है। अगर आप कच्चे माल की कीमत को सही ढंग से हेज नहीं कर रहे हैं तो आपका मुनाफा हमेशा कमोडिटी साइकिल के रहमो करम पर रहेगा। ग्राहक से रिश्ते बचाना अच्छी बात है, लेकिन कोई भी बिजनेस अपने मार्जिन को बार बार ऐसे कुर्बान तो नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। और इस मार्जिन के दबाव ने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही नहीं बिगाड़ा है। अगर हम बैलेंस शीट की तरफ देखें तो वहां कैश फ्लो का एक पूरा चक्रव्यूह तैयार हो गया है। कैश फ्लो की स्थिति तो सच में चिंताजनक है। मुनाफे की बात तो दूर है, पैसा कंपनी के अंदर आ कैसे रहा है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। मतलब इसे एक पाइप की तरह समझे। कैसा पाइप? एक तरफ से पानी यानी आमदनी बढ़ रही है, लेकिन पैसा पाइप के बीच में कहीं फंसा हुआ है और दूसरी तरफ से बाहर ही नहीं आ रहा है। इस स्थिति को हम वर्किंग कैपिटल या कैश कन्वर्जन साइकिल के आंकड़ों से अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, डेटा क्या है इस पर? ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं, यानी ग्राहकों से सामान का पैसा आने का जो समय होता है, वो 91 दिन से बढ़कर 126 दिन हो गया है। बाप रे, 126 दिन? मतलब 4 महीने लग रहे हैं पेमेंट आने में? हाँ, और इतना ही नहीं, इन्वेंट्री डेज भी 291 दिन के बेहद उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। 291 दिन? इसका मतलब तो यही है कि पैसा या तो कच्चे माल के रूप में गोदाम में पड़ा हुआ है या फिर बिना बिके हुए तैयार माल में अटका हुआ है। बिल्कुल, ऑपरेशंस के लिए ये बहुत ही इनएफिशिएंट स्थिति है। मतलब आपका पैसा पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। ये सच में बहुत हैरान करने वाली बात है, लेकिन जब मैंने सोर्सेस पढ़े तो मुझे एक और बड़ा विरोधाभास दिखा इसमें। क्या? वर्किंग कैपिटल की इतनी खराब स्थिति है, फिर भी कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट यानी जो बैंक के ब्याज का खर्च होता है वो बढ़ने के बजाय कम हो गया है। हाँ, ये नंबर काफी इंटरेस्टिंग है। 4.14 करोड़ से घटकर 3.84 करोड़ हो गया है। मेरा मतलब है जब 126 दिन तक पैसा नहीं आ रहा और गोदाम में इन्वेंट्री भरी पड़ी है तो ऑपरेशंस चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। तो कंपनी को बैंक से और कर्जा लेना चाहिए था ना, और कर्जा बढ़ता तो ब्याज भी बढ़ना चाहिए था। ये कम कैसे हो गया? इस रणनीति को आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भाषा में एक तरह का जुगाड़ कह सकते हैं। जुगाड़ कैसे? कैश फ्लो स्टेटमेंट से साफ होता है कि कंपनी ने अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए बैंक के पास जाने के बजाय अपने सप्लायर्स का पेमेंट रोक लिया। मतलब जो उनको रॉ मटेरियल दे रहे हैं उनका पैसा अटका दिया। एग्जैक्टली। जो पेबल्स थे उन्हें 42 दिन से खींचकर 125 दिन कर दिया गया। 125 दिन? ये तो बहुत रिस्की है। बिल्कुल। उन्होंने सप्लायर्स को पेमेंट देने में देरी की, जिससे उन्हें बैंक से नया कर्ज नहीं लेना पड़ा और ब्याज बच गया। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली स्ट्रैटेजी नहीं है। हाँ, सप्लायर्स का पैसा रोकने से तो आगे चलकर सप्लाई चेन में ट्रस्ट टूट जाएगा ना। वही तो रिस्क है। इससे एक और बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर व्यापार 38% की दर से बढ़ रहा है तो देनदारों से पैसा आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियां भी ऐसा ही फेस कर रही हैं? इसका जवाब हमें इंडस्ट्री पीयर्स के डेटा में मिलता है, और वो डेटा बीई इंजीनियरिंग के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं है। मैंने टेगा इंडस्ट्रीज और हनीवेल का कुछ डेटा देखा था। हाँ, अगर हम ROCE देखें, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो ये बताता है कि मशीनरी और फैक्ट्रियों में लगाए गए पैसे पर कंपनी कितनी कमाई कर रही है, राइट? बिल्कुल सही। भारी मैन्युफैक्चरिंग में ये बहुत अहम मेट्रिक है। BW का ROCE महज 4.49% रह गया है। बहुत कम है। जबकि इसी सेक्टर की दूसरी कंपनियां जैसे टेगा इंडस्ट्रीज का ROCE 8.09% और हनीवेल ऑटो का लगभग 16.78% है। तो मतलब वो अपनी कैपिटल का बहुत बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, और BW का ROE भी गिरकर सिर्फ 2.68% पर आ गया है। ये साफ दिखाता है कि कंपनी अपने प्रतिद्वंदियों से काफी पीछे छूट रही है। इन कमजोर आंकड़ों के साथ साथ ना गवर्नेंस को लेकर भी मुझे कुछ चिंताएं नजर आई सोर्सेज में। आप प्रमोटर होल्डिंग की बात कर रही हैं? हाँ, प्रमोटर शेयर होल्डिंग में एक बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है। वो 60.56% से गिरकर सीधे 46.11% पर आ गई है। और इसके साथ कंपनी लगातार प्रॉफिट दर्ज कर रही है, फिर भी इन्वेस्टर्स को कोई डिविडेंड नहीं दिया गया है। ये दोनों चीजें मिलकर एक खतरे की घंटी सी लगती हैं। एक लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर इन आंकड़ों को बहुत बारीकी से एनालाइज करेगा। प्रमोटर होल्डिंग का इतनी तेजी से गिरना आमतौर पर एक रेड फ्लैग माना जाता है। बिल्कुल, इससे तो यही डर पैदा होता है ना
कि क्या प्रमोटर्स का अपनी ही कंपनी पर से भरोसा उठ रहा है। लेकिन अर्निंग कॉल में इसका दूसरा पहलू भी सामने आया। ये देखना जरूरी है कि वो फंड्स जा कहाँ रहे हैं। क्या प्रमोटर्स पैसा निकालकर अपने निजी शौक पूरे कर रहे हैं या वो पैसा कैपेसिटी बढ़ाने में लग रहा है? तो क्या ये खराब कैश कन्वर्जन साइकिल और इन्वेंट्री का भारी बिल्डअप भी किसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है? पार्शली हाँ। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि उन्होंने भविष्य के लंबे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के लिए हेस्टलॉय का भारी स्टॉक किया था। ओके, क्योंकि वो बाजार में तुरंत मिलता नहीं है। राइट, इसलिए इसे पहले से खरीद कर रखना पड़ा। लेकिन कुछ जियोपॉलिटिकल कारणों और ग्लोबल सप्लाई चेन के इश्यूज की वजह से वो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स अटक गए। ओह, तो इसी वजह से वो 291 दिन की इन्वेंट्री खड़ी हो गई। एग्जैक्टली। और जहां तक डिविडेंड ना देने की बात है ना, एक तेजी से ग्रो करती हुई कंपनी अक्सर अपना मुनाफा वापस बिजनेस में रीइन्वेस्ट करती है, खासकर तब जब उसे 300 करोड़ के रेवेन्यू टारगेट के लिए नई मशीनरी खड़ी करनी हो। तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट सिर्फ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है, उन्हें प्रॉब्लम पता है। बिल्कुल पता है। इस गहरे फाइनेंशियल संकट को देखकर ये समझना जरूरी है कि वो इसे सुधारने के लिए जमीनी स्तर पर क्या कर रहे हैं। सोर्सेज में उनके एक 3-prong रिकवरी प्लान का जिक्र है। हाँ, 3 मुख्य फोकस एरिया हैं उनके। पहला, आंतरिक दक्षता यानी इंटरनल एफिशिएंसी बढ़ाना। राइट। दूसरा, हाई मार्जिन ऑर्डर्स पर फोकस करना। और तीसरा, बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा कदम क्या है? सबसे बड़ा कदम है 1 जुलाई 2026 से SAP B1 सॉफ्टवेयर का लागू होना। ओके, सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं। हाँ, और इसके अलावा उन्होंने लीप टू एक्सेल और CA अनुज कनोडिया जैसे एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स को भी नियुक्त किया है ताकि गवर्नेंस और ऑपरेशन सुधर सकें। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक सॉफ्टवेयर और कुछ बाहरी सलाहकार इस 126 दिन के डेप्टर साइकिल को कैसे ठीक कर देंगे? ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब सिर्फ कंप्यूटर पे डेटा फीड करने से बैंक अकाउंट में पैसा तो आ नहीं जाएगा, इसके पीछे का असली मैकेनिज्म क्या है? देखिए, SAP B1 सिर्फ एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पूरे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को आपस में जोड़ देता है। मतलब इन्वेंट्री और प्रोडक्शन को लिंक करता है। हाँ, अभी प्रॉब्लम यह है कि कंपनी के पास इन्वेंट्री का रियल टाइम डेटा नहीं है। इसका मतलब है कि कभी कभी किसी छोटे से पुर्जे के ना होने से ना पूरी मशीन की डिलीवरी रुक जाती है और फिर पेमेंट भी रुक जाती होगी। एग्जैक्टली। SAP के आने से ये समस्या खत्म होगी। जैसे ही कोई कच्चा माल कम होगा, सिस्टम ऑटोमेटिक अलर्ट भेजेगा। इससे प्रोडक्शन साइकिल तेज होगा। अच्छा, और जो पैसा फंसा हुआ है क्लाइंट्स के पास? दूसरी बड़ी बात यही है, जैसे ही कोई मशीन फैक्ट्री से बाहर निकलेगी, SAP तुरंत एक सटीक इनवॉइस जनरेट करके ग्राहक को भेज देगा। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये उन ग्राहकों को नया सामान बेचने पर ऑटोमेटिक रोक लगा देगा जिनका पुराना पेमेंट अटका हुआ है। स्मार्ट। तो इसी सख्त ऑटोमेशन के जरिए वो 126 दिन का साइकिल धीरे धीरे कम होगा। बिल्कुल, ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। और कच्चे माल की जो अस्थिरता थी उसको लेकर भी तो उनके रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। हाँ, प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी बदल गई है। पहले वे फ्यूचर ऑर्डर्स का अनुमान लगा के इन्वेंट्री का अंधाधुंध स्टॉक करते थे, जिसकी वजह से पैसा फंसा। राइट। लेकिन अब तय किया गया है कि वे सिर्फ पक्के ऑर्डर्स के आधार पर ही कच्चा माल खरीदेंगे। मतलब वो जस्ट इन टाइम या ऑर्डर बैक्ड प्रोक्योरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे मेटल प्राइस रिस्क बहुत कम हो जाएगा। ये तो फ्यूचर मार्जिन को सुरक्षित करेगा। और इस सुधार के साथ हमें उनके कैपेसिटी एक्सपेंशन के लॉन्ग टर्म फायदों को भी देखना होगा। हाँ, उनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन पूरा हो चुका है। तो अब उनके पास जगह या मशीनरी की कोई कमी नहीं है ना? नहीं है। ये नया सेटअप बिना किसी एक्स्ट्रा कैपिटल के आसानी से 300 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। इसका तो सीधा मतलब ये है कि अगर इस नई कैपेसिटी का सही ढंग से इस्तेमाल हुआ तो प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिक्स्ड कॉस्ट का फायदा मिलेगा। एग्जैक्टली। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो फैक्ट्री का किराया और स्टाफ की सैलरी जैसी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो ज्यादा मशीनों पर बढ़ जाएंगी, जिससे पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। बिल्कुल। और ये कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के असर को काफी हद तक ऑफसेट कर सकता है। इस एनालिसिस में हमें एक और लेयर जोड़नी होगी। ड्रायर्स मार्केट में उनकी पहले से ही 40% हिस्सेदारी है। अच्छा, 40%? ये तो बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। हाँ, और जब वे हेस्टलॉय का इस्तेमाल करके एडवांस्ड फिल्ट्रेशन डिजाइन बनाते हैं ना, तो उनकी मशीनों की उम्र और एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फार्मा कंपनियों को तो वैसी मशीनें चाहिए जो सालों साल बिना खराब हुए चले और कोई इम्प्योरिटी ना छोड़े। एग्जैक्टली। इन टेक्निकल खूबियों के कारण ग्राहक फ्यूचर में प्रीमियम कीमत देने को तैयार होंगे।
जिससे उन्हें प्राइसिंग पावर वापस मिलेगी और मार्जिन सुधरेगा। मतलब क्षमता और सिस्टम दोनों तैयार हैं, लेकिन ये 300 करोड़ का आंकड़ा सिर्फ हवा में बातें करने से तो अचीव नहीं होगा। हवा में तो बिल्कुल नहीं होगा। असली मुनाफा तो तब आएगा जब हाई वैल्यू वाले ऑर्डर्स इस नई मशीनरी से होकर गुजरेंगे। राइट। और यहीं से हमारी चर्चा का आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव शुरू होता है, फ्यूचर ग्रोथ, यानी एक्सपोर्ट्स और फाइनेंशियल ईयर 27 की पाइपलाइन। अगर हम आज की स्थिति देखें तो एक्सपोर्ट्स कुल रेवेन्यू का 1% से भी कम है। 1% से भी कम? हाँ, कंपनी अभी तक डोमेस्टिक मार्केट पर ही पूरी तरह निर्भर रही है। और इंडियन मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से प्राइसिंग पावर कमजोर रहती है यहाँ। लेकिन मैनेजमेंट की रणनीति अब पूरी तरह से ग्लोबल बाजारों की तरफ मुड़ चुकी है। उनके रडार पर अब जापान, यूएसए, इजिप्ट और इजराइल जैसे नए मार्केट्स हैं। हाँ, और जापान के साथ तो एक एनडीए यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है। क्या बात है। और अगर फ्यूचर ऑर्डर्स की बात करें तो 53 करोड़ का पक्का ऑर्डर बुक उनके पास पहले से है। और लगभग 200 करोड़ की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंक्वायरी पाइपलाइन मौजूद है। और यहीं पर उनके प्रोप्राइटरी फिल्ट्रेशन प्रोडक्ट्स और हेस्टलॉय उपकरणों का असली फायदा मिलेगा उन्हें ग्लोबल मार्केट में। हाँ। जापान और यूएसए जैसे डेवलप्ड मार्केट्स में क्वालिटी और टेक्निकल एक्सपर्टीज को कीमत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जब बीई इंजीनियरिंग इन बाजारों में अपने सर्टिफाइड उपकरण बेचेगी तो वहां उन्हें डोमेस्टिक मार्केट के मुकाबले कई बेहतर दाम मिलेंगे। तो इस एक्सपोर्ट रणनीति का एंड गोल क्या है? क्या सिर्फ एक बड़ी इंक्वायरी पाइपलाइन होना काफी है इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, एक्सपोर्ट्स पर इतना जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि विदेशी बाजारों से जो हाई मार्जिन मिलेगा वो इंडियन बाजार के कम मार्जिन की भरपाई करेगा। मतलब बैलेंस आउट हो जाएगा। राइट। एक लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर के नजरिए से देखें तो FY26 में मार्जिन का गिरना एक टेम्पररी झटका लग सकता है। टेम्पररी क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली है, नए देशों में एंट्री कर रही है और रिस्क कम करने के लिए SAP जैसे सख्त सिस्टम लगा रही है। अगर मैनेजमेंट इस 200 करोड़ की पाइपलाइन को FY27 में असल रेवेन्यू में सक्सेसफुली बदल लेता है तो ये गेम चेंजर साबित होगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि FY26 के इस झटके ने कंपनी के लिए एक वेकअप कॉल का काम किया है। बिल्कुल। अब वे सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बल्कि अपनी बुनियादी नींव और जो प्रोसेसेस हैं उनको मजबूत कर रहे हैं। अर्निंग कॉल का टोन और उनकी रणनीतियां कुछ यही कहानी बयां कर रही हैं। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा के आधार पर ना इन्वेस्टर्स के लिए एक चेकलिस्ट तैयार करते हैं। श्योर। अगर कोई इस कंपनी के टर्न अराउंड को मॉनिटर कर रहा है तो अगले 4 तिमाहियों में उसे मुख्य रूप से 3 चीजों पर पैनी नजर रखनी होगी। पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पैमाना, क्या कच्चे माल की ऑर्डर बैक्ड खरीद रणनीति और हाई मार्जिन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पर फोकस करने से कंपनी का एबिटा मार्जिन वापस 10 से 14% के हेल्दी लेवल पर लौटता है? ये बहुत क्रिटिकल है। और दूसरा? दूसरा पैमाना, क्या 1 जुलाई 2026 से SAP सिस्टम लागू होने के बाद ऑपरेशंस में वो सख्ती आती है जिससे 126 दिन का खतरनाक डेप्टर साइकिल कम हो और फंसी हुई इन्वेंट्री बाहर निकले? एग्जैक्टली, कैश फ्लो सुधरना ही चाहिए। और तीसरा, सबसे अहम पैमाना, क्या कंपनी का मैनेजमेंट उस 200 करोड़ की इंक्वायरी पाइपलाइन को सिर्फ प्रेजेंटेशन तक सीमित रखता है या उसे फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए असल रेवेन्यू में तब्दील कर पाता है? ये चेकलिस्ट सच में इस बात का सबसे सटीक पैमाना होगी कि कंपनी ट्रैक पर है या नहीं। बिल्कुल। अगर इन तीनों मोर्चों पर सुधार दिखता है तो यह साबित हो जाएगा कि मार्जिन का गिरना और कैश फ्लो का संकट सिर्फ बढ़ते हुए व्यापार के शुरुआती दर्द थे, यानी ग्रोइंग पेन्स। हाँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मानना पड़ेगा कि कमजोरी कंपनी के बुनियादी बिजनेस मॉडल में गहराई तक समाई हुई है। बिल्कुल सही बात है। तो इस पूरी फाइनेंशियल पड़ताल को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी मैं, जिस पे आप सब आगे खुद से विचार कर सकते हैं। जरा सोचिए, जब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने मार्जिन की बलि देकर पुराने और घाटे वाले दामों पर ग्राहकों के साथ वफादारी निभाती है, तो क्या वो सच में लंबे समय के लिए एक अमूल्य और भरोसेमंद ब्रांड बना रही होती है? या फिर इस कठोर बिजनेस दुनिया में ये सिर्फ एक कमजोर बिजनेस मॉडल और प्राइसिंग पावर ना होने की निशानी है? बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। क्या B2B इंजीनियरिंग जैसे भारी भरकम क्षेत्र में ग्राहकों से दोस्ती और रिश्ते असल में कंपनी के बैलेंस शीट पर भारी पड़ते हैं? इस सवाल का कोई सीधा जवाब तो नहीं है, लेकिन अगली बार जब किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट का एनालिसिस करें तो सिर्फ नंबरों को देखने के बजाय
उनके पीछे छुपी इस इंसानी फितरत और बिजनेस की मजबूरी के बारे में जरूर सोचिएगा। बिल्कुल, इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।